नमस्कार, सुप्रभात। मैं कुलदीप सर गंगा ग्लोबल एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने जा रहे हैं, जो कि हाल ही में एनुअल एग्ज़ाम के रूप में पूछा गया है। ये क्लास 9 का हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। लिखी हुई एनुअल एग्ज़ाम 2026 क्लास 9, विषय कोड है 101, मातृभाषा विषय है। इसके आज 100 प्रश्न को हल करेंगे, देखेंगे कि जो बच्चों ने बनाया है और हम लोग मिलकर के सही ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर देखेंगे। इसलिए जो भी बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं, कृपया करके अपने अपनी क्वेश्चन और कलम लेके बैठ जाएं और उससे मिलाएं कि आपकी कितनी सही है। इसमें जो है मुख्य रूप से 100 प्रश्न पूछी जाती है, लेकिन 50 प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य होता है, क्योंकि इससे 50 प्रश्न के 50 अंक जो कि बच्चों को मिलते हैं। लिखी हुई है, परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिख लें। ये निर्देश है बच्चों के लिए। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। जब लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे तो अपने शब्द में ही उत्तर देना। दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। सभी के दाहिने और कोने में उसका अंक रहता है, जो कि यह बताता है कि इस प्रश्न का कितना अंक है। प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थी को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है परीक्षा में। यह प्रश्न पुस्तिका को 2 खंडों में, जैसे खंड अ और खंड ब, 2 खंड में है। खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना। 100 में से 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 50 में अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम, यानी 50 से ज्यादा अगर प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो शुरू से गिनती कर लेंगे, जिसमें 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है ना। 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा, आगे का नहीं किया जाएगा। शुरू से गिनती किया जाएगा, 50 तक जहां पुट जाएगा वहीं तक का किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। सही उत्तर को अब उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प को नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से रंगना। उत्तर पत्रक में प्रयोग करना क्या है? नाखून आदि से घिसना या ब्लेड का प्रयोग करना OMR उत्तर पत्रक में मना है, अन्यथा क्या होगा? परीक्षा का परिणाम रद्द कर दी जाएगी, अमान्य माना जाएगा। इसके बाद खंड ब में 6 विषयनिष्ठ प्रश्न रहते हैं। प्रत्येक प्रश्न के समक्ष अंक निर्धारित हैं। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपयोग पूर्णतः वर्जित है, यानी कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ से है खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और इसमें जो है क्या है? प्रश्न संख्या 1 से 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, और इनमें से कोई एक सही रहता है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों को क्या करना है? अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करेंगे। तो चलिए हम हिंदी की दुनिया में प्रश्नों की ओर चलते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर। इसमें से जो भी सही होगा उसे स्पीड से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ आप भी चलें। नंबर 1 है, 1 नंबर में निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें शुद्ध शब्द खोजना है। माननीय, प्रफुल्लित, व्यवसायिक और दायित्व। इसमें देख रहे हैं कि सही शब्द दायित्व, व्यवसायिक शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध। 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन अशुद्ध? अब अशुद्ध को छापना है।
ए में चातुर्यता, बी में उत्कर्ष, सी में आनुषंगिक और डी में अनुयायी। इसके ऑप्शन है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये ए नंबर बिल्कुल सही है, बच्चों ने भी सही जवाब लिखा है। प्रश्न नंबर 3 में है कौन द्विगुण व्यंजन, जिसमें 2 गुण रहते हैं उसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ए में ड है, बी में र है, सी में न है और इसमें न। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। लिखा है किताब। किताब शब्द का वर्ण विच्छेद करना है, संधि विच्छेद नहीं, वर्ण विच्छेद। इसमें यह होगा क, ए, त, आ, ब, अ, किताब हो जाएगा। तो 4 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। इस प्रकार हम लोगों ने 4 प्रश्न देखे। चलिए प्रश्न नंबर 5वां है और ये 5 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है निम्न में कौन हर्ष स्वर है। हर्ष दीर्घ होता है ना, हर्ष स्वर उसी कहते हैं। आ नहीं हुआ, ए ओ, इसमें हर्ष स्वर होगा। हर्ष ओ, हर्ष ई, ये सब क्या होते हैं, हर्ष स्वर होते हैं। यहाँ है 6 नंबर वर्णों के क्रमबद्ध उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। 6 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। 7 में छंद शास्त्र में ह्रस्व मात्रा को क्या कहते हैं। छंद शास्त्र में ह्रस्व को क्या कहते हैं, लघु कहते हैं। ह्रस्व को लघु कहते हैं, दीर्घ को प्लुत कहते हैं। ह्रस्व को क्या कहते हैं, लघु। 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलते हैं हम अगला प्रश्न नंबर लेते हैं 8 और 8 नंबर प्रश्न कहता है चौबे का स्त्रीलिंग क्या है। चौबे का स्त्रीलिंग पुल्लिंग मैं अपने चैनल पर पढ़ा चुका हूँ, इसलिए चौबे का स्त्रीलिंग चौबाइन, बच्चों ने भी बिल्कुल सही मारा है। चौबे का चौबाइन। झा का उच्चारण स्थान मेरे चैनल पर आप देखेंगे, उच्चारण स्थान उसमें ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। इचियस भी है, तालुराम इचियस च से चवर्ग होता है और चवर्ग में ही च छ ज झ होता है। झ क्या है, तालुराम। च छ ज झ, यहाँ ह से दीर्घ, ये सब क्या है, तालु से इसका उच्चारण होता है। तो 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो गया। 10 में अंतस्थ व्यंजन खोजना है। अंतस्थ व्यंजन वर्ण अध्याय जब पढ़ेंगे मेरे चैनल पर जाके, उसमें अंतस्थ व्यंजन का वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि या, रा, ला, वा 4 अंतस्थ व्यंजन है। इसमें यह है अंतस्थ व्यंजन, यहाँ यह हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसमें कौन उस व्यंजन है, उस व्यंजन किसको कहते हैं, तालव्य सो, मूर्धन्य सो, दंत सो और ह को क्या कहते हैं, उस व्यंजन कहते हैं। यहाँ उस व्यंजन क्या है, ह उस व्यंजन, क्या है, उस व्यंजन है ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ण का 5वां अक्षर क्या होता है, अनुनासिक होता है। तो और कवर्ग 5 होते हैं, सॉरी वर्ग 5 होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, टवर्ग। इस प्रकार 5 वर्ग हो गया, तो अनुनासिक वर्णों की संख्या भी 5 होगी। इसलिए हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। यहाँ 17 में एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाता है। जब 2 व्यंजन से संयुक्त हो जाए तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त लिखी हुई क्या होता है, मिल जाते हैं, तो वह क्या कहलाती है, संयुक्त व्यंजन कहलाती है। 14 में है जगदानंद शब्द किस संधि के उदाहरण है। जगदानंद, जगत जोर आनंद, तो जगत जो आनंद होता है, जगदानंद, यह जो है क्या हो गया, व्यंजन संधि हो गया। जगत में तो होता है शयन, शयन का संधि विच्छेद क्या होता है, से जो रन शयन होता है, से जो रन शयन होता है। चलिए दिग्गज देखेंगे, दिग्गज संधि विच्छेद चैप्टर जाके पढ़ लेंगे इस चैनल पर, गंगा ग्लोबल एकेडमिक चैनल पर, उसमें आसानी से समझ पाएंगे संधि विच्छेद। दिग्गज का दिक जोर गज होता है, दिग्गज, दिक जोर गज, दिग्गज जो कि व्यंजन संधि है। चलिए प्रश्न नंबर अगला लेते हैं।
17 नंबर प्रश्न है सदैव। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? सदा जो रेव सदैव। 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। काला सागर कौन सी संज्ञा है? काला सागर तो एक सागर का नाम है, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। काला सागर क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जुलाहा एक जाति का बोध कराता है। जुलाहा किस संज्ञा का उदाहरण है? यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। यहाँ कहता है कौन पुल्लिंग शब्द है? इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बताया गया है। तो इसमें जो है पुल्लिंग क्या है? इसमें देखते हैं गीत। गीत पुल्लिंग कहते हैं गीत गाता चल। गीत क्या है? पुल्लिंग है। वस्तु स्त्रीलिंग है। शोभा और रचना स्त्रीलिंग है। 22 में है, ध्यान से देखेंगे। 22 का प्रश्न है कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय चिन्ह लगाते हैं उसे क्या कहलाते हैं? कारक की पहचान के लिए, बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय या चिन्ह लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? विभक्ति। कारक के 8 भेद होते हैं और उसकी सबकी विभक्ति होती है। यह है शुभम सुरेश को रुपये देता है। शुभम सुरेश को रुपये देता है। इसमें कौन कारक है? इसमें कौन कारक है? तो विभक्ति से ही जान लेंगे। संप्रदान को के लिए यानी सुरेश के लिए रुपया दे रहा है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। शुभम सुरेश को रुपया देता है, इसमें कौन कारक है? संप्रदान, क्योंकि सुरेश को रुपया देता है और संप्रदान इसका विभक्ति होता है को के लिए। आरती कुछ खा रही है। कुछ का बोध हो रहा है। कितना खा रही है पता नहीं है, लेकिन कुछ खा रही है। इसमें किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निश्चित ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, क्योंकि इसमें निश्चित बातें नहीं है। प्रतीक। प्रतीक बहुत तेज दौड़ता है। इसमें कौन सा प्रविशेषण है? विशेषण तो तेज हो गया, लेकिन बहुत बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण। यहाँ जो है प्रविशेषण की बात कर रहा है। विशेषण हो गया है बहुत, लेकिन तेज क्या हो गया उसकी? 25 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 25 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 25 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ये क्या आ गया भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 का सही जवाब। चलिए 26 की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न है झूठा आदमी। झूठा आदमी, इसमें कौन विशेषण है? आदमी कैसा है? झूठा है। उसकी एक गुण, संख्यावाचक नहीं होगा, सर्वनामी नहीं होगा, तुलनात्मक नहीं होगा, ये गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि झूठा क्या है? उसकी गुण है। यहाँ निम्न में कौन विकल्प नाम धातु का उदाहरण है? इसमें नाम धातु उसको कहते हैं जैसे किसी को काम करवाया जाता है, अपना करता नहीं है। लिखना, जगना, चलना, चलाना, चिकनाना, ये काम करवा रहा है। चिकनाना दूसरे से काम करवा रहा है। चिकनाना क्या है? नाम धातु है। राम आया है, अभी ये काम हो रहा है। राम आया है। आया किस काल का उदाहरण है? ये वर्तमान काल का उदाहरण है। राम आया है। कौन देशज शब्द है? जो सब देश की बोलचाल में पाए जाते हैं देशज शब्द है, जैसे डिबिया, हुनगी, लोटा, पगड़ी, ये सब क्या है? देशज शब्द है। और देशज और विदेशज पढ़ाया गया है। चलते हैं 30 नंबर की ओर। इसमें तत्सम कह रहे हैं। इसमें क्या है? तत्सम। तत्सम शब्द खोजना है। कौन सी शब्द खोजना है? तत्सम शब्द हमें खोजना है, और ये है तत्सम शब्द। परवा, फूल, बच्चा, वत्स। वत्स जो है तत्सम है। तत्सम जो संस्कृत के मूल शब्दों से ली गई है उसे तत्सम कहते हैं। यहाँ तद्भव कहते हैं। क्या किसको कहेंगे? इसमें से संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। ये हल्दी जो है तद्भव हो गया, ठीक ना। आक्रोश में उपसर्ग खोजना है।
उपसर्ग किसी शब्द या शब्दांश के पहले लगता है। आक्रोश में क्रोश में आ लग गया तो आक्रोश, क्या हो गया? आक्रोश हो गया। अनमोल में उपसर्ग खोजना है, मोल शब्द है उसमें अन लग गया, अनमोल हो गया। 33 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलते हैं हम अगली प्रश्न की ओर। और 34 नंबर में परिणाम शब्द में उपसर्ग है परिणाम, परि जोड़ नाम परिणाम और हर्षी है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। बच्चों ने भी सही सही जवाब बनाया है। आगे चलते हैं, लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 35 संस्कृत शब्द में क्या है? संस्कृत शब्द में क्या है? उपसर्ग है, सूत नहीं होगा, कृत नहीं होगा, उपसर्ग शुरू में लगते हैं, आ भी नहीं है, सीधा सीधा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। संस्कृत में क्या है? सम उपसर्ग। संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग। त्यागी, त्यागी में प्रत्यय खोजना है, त्यागी अंतिम उच्चारण आता है ई का, इसीलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। पूजनीय शब्द में प्रत्यय खोजना है वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। पूज जोड़ निय, पूजनीय, निय कहीं नहीं है इसलिए अनिय हो जाएगा, पूज जोड़ अनिय पूजनीय होगा। 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं प्रश्न नंबर 38। कुलीन शब्द में प्रत्यय खोजना है, कुलीन अंतिम में ईन आएगा, कुल जो ईन कुलीन, अर्थात 38 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आएगा। यहाँ वीरत्व शब्द में प्रत्यय खोजना है, वीर जो रत्व वीरत्व यहाँ है, आ नहीं होगा, आ नहीं होगा, वीर तो नहीं होगा क्योंकि वीर शुरू में है, अंतिम में त्व ही आता है। ऑप्शन सी खोज रहे हैं कि 39 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी त्व। अनीति का विशेषण है, अनीति, अनैतिक का अनैतिक, अनैतिक का अनैतिक, ये क्या हो गया? विशेषण। काल का विशेषण खोजना है, जो संज्ञा एवं सर्वनाम विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो काल का विशेषण कालिक, काल का विशेषण क्या हो गया? कलाई कालो, काली नहीं कालिक, काल का विशेषण कालिक। खर्च का विशेषण, खर्च का विशेषण खोजना है, खर्च का खर्चीला होता है। इसमें तत्पुरुष समास कौन है? कौन, विकल्प, अधिकरण, तत्पुरुष समास। ये समास चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं, उम्मीद है कि आज से कल तक में समास चैप्टर को भी पढ़ा दिया जाएगा। इसीलिए मेरे चैनल से जुड़ करके हिंदी के महत्वपूर्ण अध्याय, व्याकरण के तमाम अध्याय को पढ़ें और अपने जीवन में इसे अमल में लाएं, और ताकि किसी भी विषय, किसी भी प्रकार की कक्षा में, सभी कक्षाओं में हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं। 1, 2 से लेकर के जहाँ तक आप पढ़ना चाहते हैं 12 तक हिंदी से निश्चित ही प्रश्न आते हैं। हिंदी अनिवार्य विषय है और हिंदी जानना भी जरूरी है। यह हमारे व्यवहार के काम में भी आते हैं क्योंकि हमारी राज्य की भाषा हिंदी है, इसलिए हिंदी से हम दूर नहीं भागेंगे। हम लोगों की बोलचाल की भाषा भी हिंदी है। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास खोजना है। तत्पुरुष समास आप बीती, आप बीती क्या है? तत्पुरुष समास है। आप बीती क्या है? तत्पुरुष समास है। चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, और लिखल है आचार कुशल में कौन सा समास? आचार और कुशल, जिसमें अशुरू में लगा रहेगा तो उसको नए क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। आचार कुशल, यहाँ आचार कुशल है, आपकी बात नहीं करता, नेगेटिव में ही है, नेगेटिव रहता है तो नहीं समास हो जाता, लेकिन यहाँ आचार कुशल है, यहाँ तत्पुरुष समास होगा। संदेह में कौन समास है? संदेह जो अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण कर ले, क्या कहलाता है? द्विगु होगा नहीं, क्योंकि इसमें संख्या का बोध हो रहा है। निगेटिव बात नहीं तो नए होता। अव्ययभाव समास भी नहीं होगा, यहाँ बहुव्रीहि समास ही सही होगा। संदेह में बहुव्रीहि समास। यथाशीघ्र में कौन सा समास है? अव्ययभाव, यथाशीघ्र तुरंत काम करता है, अव्ययभाव समास। यथाशीघ्र में कौन सा समास? अव्ययभाव समास। दीपा नहीं पढ़ती, दीपा नहीं पढ़ती, यह किस बात का उदाहरण है? दीपा नहीं पढ़ती, यह किस बात का उदाहरण है? नहीं का बोध हो रहा है तो निगेटिव हो गया, अर्थात निषेधवाचक। दीपा नहीं पढ़ती है, निषेधवाचक का वाक्य हो गया। 47 नंबर तक हो गया। अब चलते हैं हम
प्रश्न नंबर 48 के तुम पढ़ते तो मैं भी पढ़ता। बेहतरीन बात है, तुम पढ़ते तो मैं भी पढ़ता। इस वाक्य का उदाहरण है, सरल वाक्य तो है नहीं, ये दो वाक्य मिला हुआ है, तुम पढ़ते तो मैं भी पढ़ता। इसीलिए 48 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हुआ। यहाँ शुद्ध वाक्य खोजना है। वह अन्याय करता है, अन्याय नहीं अन्याय करता है। रवि झूठी, रवि पुल्लिंग है, सॉरी ये झूठी लिख दिया है। रवि क्या है? पुल्लिंग। रवि झूठ बोलता है और ये शब्द भी गलती लिखा है। हिंदी हमारी सजीव भाषा नहीं है, हिंदी हमारी, ये गलत है। तुम्हारा नाम क्या? ये बिल्कुल सही जवाब है। 50 नंबर, नाच न जाने अंगना टेढ़ा। नाच न जाने अंगना टेढ़ा का अर्थ होता है काम न जानना और बहाना बनाना। काम जानेगा नहीं और क्या करेगा? बहाना बनाए, इसीलिए उसको कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। चांद पर थूकना का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ में निंदा करना, व्यर्थ में निंदा करना, जिससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि चांद पर कोई सामान्य लोग जल्दी जा नहीं सकता। जिसका तेज निकल गया हो उसको क्या कहेंगे? इसके लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है। ये सब भी चैप्टर इस चैनल पर जरूर आएंगे। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, लोकोक्ति, मुहावरा, समास, संधि, ये सब पढ़ेंगे। जिसका तेज निकल गया हो उसको निस्तेज कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्तेज कहते हैं। जिसका तेज निकल गया हो निस्तेज कहते हैं। इस तरह हम लोगों ने 52 प्रश्नों को हल किया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये प्रश्न है सजल। सजल का उल्टा शब्द खोजना है, विलोम शब्द। सजल का क्या होता है? निर्जल। सजल का निर्जल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। बच्चों ने 50 तक बनाया था, जिसमें टिक मारा था हमने, उसका फोटो खींच के PDF बनाया है। इसी से आप लोगों को मिलवा रहे हैं, बनवा रहे हैं। ध्यान देखिए, वियोग का विलोम लिखना। वियोग का क्या होता है? वियोग मतलब अलगाव होता है, एक दूसरे से अलग होना, उसका मिलन होता है। वियोग का विलोम होगा मिलन। रथ का विलोम क्या होगा? रथ का विलोम, रथ का विलोम महारथ हो जाएगा। महारथ, रथ महारथ सही जवाब है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द खोजना है। पुष्प का फूल, कुसुम, परसुन। 56 का ये होगा। पुष्प का पर्यायवाची क्या होगा? परसुन होगा। उसे पुष्प कहते हैं, फूल कहते हैं। यहाँ मछली का पर्यायवाची खोजना है। मछली को क्या कहते हैं? मत्स्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मत्स्य कहते हैं। 57 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब है जनेऊ के अधिकारी कुमार। जनेऊ के अधिकारी कुमार को लोकगीतों में क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं सजनवा। क्या कहते हैं? सजनवा। यहाँ है कौन इसराजवाद के वादक? इसराज एक वाद्य यंत्र है और इसके वादक हैं पंडित चंद्रिका दुबे। अब आप लोग के हिंदी साहित्य के जो हिंदी पढ़ते हैं, कहानी, कविता, रिपोर्टाज, निबंध, इसी से प्रश्न है। अगला है का कुंदेंदु तुषारहार धवला को अपन पखावज से शब्दशः कौन ध्वनि करते हैं? पखावज एक यंत्र है जिसको कहते हैं ध्वनि यंत्र, इससे ध्वनित कर देता है। यह लेखक कौन है? यह जो है का कुंदेदु तुषारहार धवला को अपने पखावज शब्दशः कौन ध्वनित कर देता है? तो यह जो है पंडित द्वारिका मिश्र होगा इसका सही जवाब। चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 61 नंबर लें। लिखा पंडित बिरजू महाराज की शिष्या, उसकी शिष्या का नाम खोजना है। बिरजू महाराज की शिष्या का नाम शोभना जी है। शोभना पांडे कहते हैं, उसका पूरा नाम है। यहाँ पटना कलम चित्रों के मुख्य ग्राहक कौन है? पटना कलम चित्र है, इसके जो मुख्य ग्राहक कौन थे? अंग्रेजी व्यापार थे, कृषक थे, ग्रामीण थे, दक्षिणार्थी थे। इसका सही जवाब जो हो जाएगा पटना कलम चित्रों के मुख्य ग्राहक अंग्रेजी व्यापार हो जाएंगे। और चलते हैं 63 में कहानी का प्लॉट। कहानी चल गया, हाँ, कहानी का प्लॉट शीर्षक
कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, इसका आंसर खोजना है। एम शरद जोशी, बी अनुपम मिश्र, सी राम कुमार, डी सी पूजन सहाय। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, सी पूजन सहाय। कहानी का प्लॉट शीर्षक कहानी के लेखक थे। समुद्र शीर्षक कविता के कवि कौन है, समुद्र शीर्षक कविता के कवि लीलाधर जगुरी जी हैं। कहानी का प्लॉट के मुंशी जी की पुत्री का क्या नाम है, ये कहानी का प्लॉट के मुंशी जी की पुत्री का नाम खोजना है। फूलमती नहीं, सरोजिया नहीं, मुनरिया नहीं, भगजोगनी है। ये क्या है, भगजोगनी है, जिसमें एक गरीब लड़कियों को चित्रित करने का वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 66 है। 66 नंबर प्रश्न देखिए, लिखी हुई है आदि कवि कौन है, आदि कवि कौन है। एम कालिदास, बी वाल्मीकि, सी तुलसीदास, डी कबीरदास। वाल्मीकि को आधुनिक हिंदी में आदि कवि के नाम से जानते हैं। 67 है, बिरजू ने लेटे ही लेटे किसको एक डंडा लगा दिया, बिरजू ने लेटे ही लेटे किसको एक डंडा लगा दिया। इसका आंसर कोई ना है, बिल्ली को, कुत्ता को, तोता को, नहीं बागर, जैसे किसको, बागर को। यह लाल पान की बेगम अध्याय से वर्णित है, ठीक है। इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी है। यहाँ पठित पाठ के अनुसार जेएफ मादन कौन थे, जेएफ मादन एक फारसी व्यवसाय, जेएफ मादन कौन थे, एक फारसी व्यवसाय थे। 68 नंबर प्रश्नों तक हमने हल किया। 69 नंबर प्रश्न है और 69 नंबर प्रश्न कहते हैं अष्टावक्र, अष्टावक्र बोलने में साधारण आदमी के अनुपात में कितना समय ज्यादा लेता था। ये जो है साधारण आदमी से 3 गुना समय ज्यादा लेता था, कौन, अष्टावक्र बोलने में। चलिए 70 नंबर प्रश्न, आना करेनिना के रुपये में, आना करेनिना के रुपयों में टॉल्स्टॉय ने क्या खरीदा, तो उन्होंने आना करेनिना एक पुस्तक है, इसकी प्रकाशन के बाद जिससे बिक्री हुआ, उससे जो आय हुई, उससे क्या खरीदा, बहुत सारी जमीन खरीदा। यहाँ घड़ी, घोड़ा, कोट, यानी बगीचा, बगीचा जमीन पर आता है, तो इसका सही जवाब बगीचा हो जाएगा। आना करेनिना के रुपयों से टॉल्स्टॉय ने क्या खरीदा, बगीचा। और टॉल्स्टॉय की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक रहा है। रेगिस्तान के लिए आज प्रचलित शब्द है, रेगिस्तान, रीति नहीं होगा, उगज नहीं होगा, जसडोल नहीं होगा, थार कर सकते हैं, थार एक रेगिस्तान का ही नाम है। रेगिस्तान के लिए क्या प्रयोग होता है, वह है थार। अच्छे निबंध के लिए किसकी आवश्यकता होती है, अच्छे निबंध के लिए कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है। जिसके अंदर कल्पना शक्ति है वही अच्छे निबंध लिख सकते हैं। चलते हैं हम अगला प्रश्न की ओर। यहाँ है लीलावती के भतीजे का नाम क्या है। ये लीलावती जो है सूखी नदी के पुल शीर्षक कविता से, सूखी नदी की पुल कहानी से ली गई है, उसी का ये पात्र है लीलावती। और लीलावती के भतीजे का नाम जानना है तो सुमन तो नहीं है, सुरेश और नीलेश है। यहाँ ऑप्शन डी है, बी और सी दोनों, बी और सी दोनों होगा, क्योंकि सुरेश और नीलेश उसके भतीजे थे। 74 नंबर, रविंद्रनाथ ठाकुर के अनुसार हमारे शिक्षा में बाल्यकाल से ही किसके लिए स्थान होता है। एक मिनट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर के अनुसार हमारे शिक्षा में बाल्यकाल से ही किसके लिए स्थान नहीं होता है। तो बाल्यकाल से खोज के लिए तो होता है, बातचीत के लिए होता है, व्यवसाय के, आनंद के लिए नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। 74 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि आनंद के लिए बाल्यकाल से शिक्षा में कोई जगह नहीं है, मौज मस्ती नहीं कर सकते हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर के अनुसार। कवि रविदास ने प्रभु को मोती कहते हुए स्वयं को क्या कहा, अपने आप को क्या कहा, अपने आप को धागा कहा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, अर्थात अब प्रभु को मोती मानते हैं तो अपने आप को धागा मानते हैं। और अगला प्रश्न लेते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, कैसे चितवन चंद चकोरा। चलिए यहाँ है 76 नंबर प्रश्न, अष्टावक्र शीर्षक पाठ की विधा क्या है। अष्टावक्र शीर्षक पाठ की विधा रेखा चित्र है।
अष्टावक्र शीर्षक पाठ की विधा क्या है? रेखा चित्र है। रेल यात्रा शीर्षक पाठ की विधा क्या है? रेल यात्रा पाठ शीर्षक की विधा व्यंग है, जिन्होंने भारतीय रेल की दुर्दशा को वर्णित करने का प्रयास इस अध्याय में हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 78 चलते हैं। रुको बच्चों शीर्षक कविता लीलाधर जुगुरी का है। रुको बच्चों शीर्षक पाठ की विधा क्या है? यह एक कविता है जिसमें बच्चे को अपनी जिंदगी बचाने के लिए रुकने की सलाह देती है, क्योंकि सड़कों पर तेज चलने वाली गाड़ियां जिसको कि कोई काम नहीं है वह तेज रफ्तार से चलते उसकी चपेट में नहीं आवे। यहाँ है कुछ सवाल शीर्षक कविता के कवि कौन है? कुछ सवाल शीर्षक कविता कवि एवं पाब्लो नेरुदा, भीम राजेश जोशी, श्री लीलाधर जुगुरी, डी केदारनाथ। इसका आंसर होगा पाब्लो नेरुदा। कुछ सवाल शीर्षक कविता के कवि है पाब्लो नेरुदा। यहाँ है कौन शीर्षक पाठ की विधा कहानी, इसमें से कहानी कौन है खोजना है। तो इसमें जो है ये सूखी नदी का पुल क्या है? कहानी है। सूखी नदी का पुल कहानी है, जिसमें कि एक ग्रामीण क्षेत्रों में जो समाज की स्थिति रहती है, आपस में जमीन के लिए लड़ाई झगड़ा होता है, उसी का वर्णन है। यहाँ गुरु गोविंद सिंह की वाणी में गुरु गोविंद सिंह की वाणी में किन रसों की प्रधानता है? तो गुरु गोविंद सिंह की वाणी में किसकी प्रधानता है? श्रृंगार एवं करुणा, करुणा एवं भक्ति, शांत एवं वीर, भक्ति एवं वात्सल्य रस की प्रधानता। गुरु गोविंद सिंह की वाणी में भक्ति एवं वात्सल्य रस की प्रधानता है। यहाँ कवि अयोध्या से उपाध्याय हरिओद के अनुसार क्या देखते आंखें थक गई? क्या देखते आंखें थक गई? इसके आंसर होगी राह है देखते आंखें थक गई। यहाँ है क्वेश्चन कवित्री महादेवी वर्मा के अनुसार दुकुल कौन बुनते हैं? दुकुल नव के नवरंग बुनते हैं। दुकुल नव के नवरंग बुनते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 84 है। कवि के अनुसार कहते हैं कवि बच्चन कौन? हरिवंश राय बच्चन के अनुसार रवि की सवारी आने पर किसकी फौज मैदान छोड़कर भाग जाते हैं? रवि मतलब सूर्य की प्रकाश जैसे ही इस पृथ्वी पर पड़ती है किसकी फौज मैदान छोड़कर भाग जाती है? तारकों की। किसकी? तारक मतलब तारा की फौज क्या होता है? यहाँ से मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार जहाँ क्लेश है वहाँ आजादी के बाद क्या होगा? कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार जहाँ आज क्लेश है वहाँ क्या होगा? वहाँ फूल खिलेगा। क्या होगा? फूल खिलेगा। और चलते हैं, हमने बड़ी तेजी से 85 प्रश्नों को हल किया। चलते हैं 86 नंबर प्रश्न, पूरे 100 नंबर तक जाएंगे। क्वेश्चन 86 में है पठित पाठ के अनुसार जो जरूरी नहीं है उसे त्यागने की कसम किसने खाई? पठित पाठ के अनुसार जो जरूरी नहीं है उसे त्यागने की कसम किसने खा ली है? ए में कवि लीलाधर जगुरी, बी में कवि अयोध्या से उपाध्याय हरिओद, डी में कवित्री महादेवी वर्मा और सी में कवि मंजा। में कवि हरिओद अयोध्या से उपाध्याय हरिओद। जो जरूरी नहीं उसको त्याग दो। कवि राजेश जोशी के अनुसार किसे कहीं नहीं पहुंचना है? किसे कहीं नहीं पहुंचना है? पुलिस अफसर को कहीं नहीं पहुंचना है। वह तेज गति से गाड़ी चलाती है और उसे कहीं निश्चित जगह जाना नहीं है, या तो जहाँ कई घटना घट जाती है वहाँ ये सबसे बाद पहुंचते हैं। पुलिस अफसर के पहुंचने से पहले सारी घटनाएं घट चुकी होती है, उसके बाद वे जाते हैं, लेकिन उसकी गाड़ी काफी तेज गति से हूटर बजाते हुए चलती है। पठित कविता के अनुसार निम्मो ने सालों से किसके पास खत नहीं लिखा? निम्मो ने किसके पास? अम्मा के पास सालों से खत नहीं लिखा। निम्मो ने सालों से अम्मा के पास खत नहीं लिखा। चलिए 89 नंबर, कवि सीताकांत महापात्र के अनुसार समुद्र किस भाषा में कहता रहता है? कवि
सीताकांत महापात्र के अनुसार समुद्र किस भाषा में कहता है? ए में शांत भाषा, बी में मौखिक भाषा, टी में अबूझ भाषा, डी में गंभीर भाषा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नहीं सी, ऑप्शन नंबर सी में अबूझ भाषा में क्या समुद्र कहते रहता है कुछ न कुछ। पाब्लो नेरूदा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? इसका सही जवाब 1971 होगा और 1971 ऑप्शन में नहीं है। इसका सही जवाब 1971 होगा। पाब्लो नेरूदा को नोबेल पुरस्कार 1971 में मिला था। साहित्यकार के साथ साथ कौन एक सफल प्रशासक के रूप में खूब चर्चित थे? साहित्यकार के साथ साथ एक सफल प्रशासक कौन थे? फणीश्वर नाथ रेणु थे, जिनका जन्म पूर्णिया कौराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। इन्होंने आंचलिक कथाएं लिखी। इनकी कहानी पढ़ने से आज वह जीवन तरोताजा हो जाती है। गांव की सारी घटनाओं का इन्होंने अच्छे ही ढंग से वर्णन किया। ठेठ हिंदी, ठेठ हिंदी का ठाठ किसने लिखा है? ठेठ हिंदी का ठाठ किसने लिखा? ए राम कुमार ने, भीम हरियोध ने, सी अमित लाल नागर में, भीम हरियोध ने और केदारनाथ रावल। ठेठ हिंदी का ठाठ अमित लाल नागर ने लिखा है। रहीम शब्द का अर्थ क्या है? जो दया करे। रहीम का अर्थ क्या है? जो दया करे। रहीम शब्द का अर्थ क्या है? जो दया करे। रहीम शब्द का अर्थ है जो दया करे। 94 में है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किसने अवैतनिक प्राध्यापक के रूप में अपना योगदान दिया? ये जो है कौन हो जाएगा? अयोध्या से उपाध्याय हरियोध। जब ये रिटायर कर गए 1941-42 में, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक यानी बिना वेतन लिए उन्होंने क्या किया? प्राध्यापक के रूप में अपना योगदान दिया। अंजोरा, यह अंजोरा शब्द का अर्थ निकालना है। अंजोरा का अर्थ क्या होता है? प्रकाश को आशा, प्रकाश में आशा। अंजोरा का अर्थ होता है जैसे हम लोग कभी कभी इंजोर बोलते हैं। अंजोरा का अर्थ प्रकाश होता है। अंजोरा का क्या अर्थ होता है? प्रकाश। गुरु गोविंद सिंह किसके समकालीन थे? गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब के समकालीन थे और औरंगजेब ने क्या किया था? मुगल वंश के अंतिम शासक थे। इन्होंने 1858 से 1658 से 1707 तक मुगल वंश की गद्दी पर बैठा। 1658 से 1707 तक। 1707 में इसकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब के समकालीन थे गुरु गोविंद सिंह। चलते हैं अगला प्रश्न लेते हैं और अगला प्रश्न रहा ये पठित पाठ के अनुसार स्टार थिएटर। पठित पाठ के अनुसार स्टार थिएटर के स्थापना किसने की? इसका सही आंसर खोजना है। पठित पाठ के अनुसार स्टार थिएटर की स्थापना कौन किया था? इसका सही जवाब आप लोग खोज लेंगे, नहीं मिल पाया है। सुहाग के नुपुर के रचनाकार कौन है? सुहाग के नुपुर, सुहाग के नुपुर के रचनाकार कौन है? सुहाग के नुपुर के रचनाकार कौन है? सुहाग के नुपुर के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर है। धिवरी शब्द का क्या अर्थ है? धिवरी शब्द का अर्थ क्या होता है? दिया, लैंप, लालटेन। ये जो है लैंप होता है। कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ में, कहानी के प्लॉट शीर्षक पाठ में वर्णित दरोगा जी जो कुछ कमाए थे उसका क्या किए? कहानी का प्लॉट शीर्षक कहानी में जो है जो दरोगा जी वर्णित है वह जो कमाए थे उसका क्या किया? उसका क्या किए? अपनी जिंदगी में ही फूंक ताप डाले। अपनी जिंदगी में ही फूंक ताप डाले, यानी सारी कमाई अपनी जिंदगी में ही समाप्त कर दिए। जब इस कहानी की प्लॉट को पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि दरोगा जी
जब पथ पर थे तो उसके यहाँ रोज क्या होते थे, मांस बनते थे, अन्य प्रकार की वस्तुएं खाते पीते थे, लोगों की तांता लगा रहता था। इस प्रकार हमने 100 प्रश्नों का सही जवाब ढूंढने का प्रयास किया। अगर किसी कारण से कोई समस्या रही होगी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करेंगे, और हिंदी से लगातार जुड़ने के लिए, हिंदी में आगे बढ़ने के लिए, हिंदी में अंदर तक समझदारी उत्पन्न करने के लिए मेरे चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें और अपने साथियों के बीच शेयर भी करें। जो बच्चे 9th क्लास की परीक्षा दिए हैं इससे ज़रूर मिलाकर देखेंगे, या आगे की तैयारी के लिए भी यह ज़रूरी है। जो बच्चे नहीं भी दिए हैं वह भी देखेंगे ताकि जानकारी प्राप्त हो सके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का। इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।